हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है सत्य कुशवाहा और मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का फर्स्ट एंड द इजीएस्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। ये क्लास 11th का इजीएस्ट चैप्टर है। कुछ बेसिक सी नॉलेज दी गई है उसमें, बस हमें उनके बारे में पढ़ना है। सो बिना किसी देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड। इस चैप्टर में हमें उन चीज़ों के बारे में पढ़ना है जो कि लिविंग है। लिविंग क्या होती हैं? कुछ चीज़ें लिविंग होती हैं और कुछ चीज़ें नॉन लिविंग होती हैं। सम थिंग्स आर लिविंग एंड सम थिंग्स आर नॉन लिविंग। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि कौन सी चीज़ें लिविंग होती हैं और कौन सी चीज़ें नॉन लिविंग होती हैं। ऐसे क्या रूल्स होते हैं, ऐसी क्या चीज़ें होती हैं, ऐसे क्या कैरेक्टर्स होते हैं जिनके थ्रू हम ये पता करते हैं कि कौन सी चीज़ें, ऐसी जो थिंग्स हैं हमारे सामने रखी हुई हैं, वो लिविंग हैं या नॉन लिविंग हैं। सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं लिविंग्स के बारे में। लिविंग्स के बारे में जैसे ह्यूमन बीइंग की बात करें, इसको नीचे कर देते हैं, स्क्रॉल डाउन कर देते हैं। ठीक है, अगर हम ह्यूमन की बात करें तो हम लिविंग होते हैं। हम लिविंग होते हैं। कैट की बात करें, वो भी लिविंग होती है। डॉग की बात करें, वो भी लिविंग होता है। और भी सारे पेट्स होते हैं। हम रोड पे जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारे जानवर घूमते रहते हैं, जैसे कि काऊ, वो भी लिविंग होती है। तो ऐसे ही हमें अब कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है जिनके बेसिस पे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि क्या लिविंग होता है और क्या नॉन लिविंग होता है। तो लिविंग्स को आइडेंटिफाई करने की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जैसे कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ग्रोथ होती है। उनमें ग्रोथ होती है। जैसे हम हैं, ह्यूमंस को ले लेते हैं। हम जब बचपन में छोटे थे, जब हमारी एज ज़्यादा नहीं थी या जब हम पैदा हुए थे तब हम बहुत ही ज़्यादा छोटे थे। अब धीरे 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 हम ग्रो कर रहे हैं। ग्रो कैसे कर रहे हैं? सेल डिवीजन के थ्रू। सेल डिवीजन के थ्रू ऐसी ग्रोथ नहीं। देखो जैसे ग्रोथ होती है, आप लोगों ने बॉल्स देखी होंगी, छोटे छोटे छोटी छोटी चीज़ें आती हैं, गोल सी रहती हैं, उनको हम वाटर बॉल्स जिन्हें बोलते हैं, उसे पानी में डाल देते हैं तो वो ग्रो कर जाती है। उसे जब पानी में डाल देते हैं तो पानी को अब्जॉर्ब करता रहता है और वो बड़ा हो जाता है। तो क्या हम उसे ग्रोथ बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, क्योंकि लिविंग की जो ग्रोथ होती है वो सेल डिवीजन से होती है। लिविंग की जो ग्रोथ होगी वो सेल डिवीजन से होगी। जो ग्रोथ सेल डिवीजन से हो रही होगी उसे हम लिविंग में कंसीडर करेंगे। ओके, सो लिविंग में होने वाली ग्रोथ सेल डिवीजन से होती है। नेक्स्ट पे आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन। ह्यूमन बीइंग है, डॉग है, कैट है, अदर एनिमल्स हैं, वो क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है एबिलिटी, एबिलिटी टू क्रिएट यंग वंस लाइक ओन। या रिप्रोडक्शन की अगर हम डिफिनेशन देखें प्रॉपर, तो इट इज़ द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू गिव राइज a new individual of, ये क्या ब्लंडर हो गया भाई। ओके, नो प्रॉब्लम, दोबारा से लिख लेते हैं। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक से हमारी ग्रोथ, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया है। ऐसी ग्रोथ जो सेल डिवीजन के थ्रू होती है, जो सेल डिवीजन के थ्रू होती है। अब हम पढ़ रहे थे रिप्रोडक्शन के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे थे? रिप्रोडक्शन के बारे में। एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल, एबिलिटी ऑफ
individual to give rise to give rise a new individual of its own kind, its own kind। रिप्रोडक्शन एक एबिलिटी होती है ऑर्गेनिज्म की या इंडिविजुअल की, जिसमें वो अपने ही जैसे एक नए ऑर्गेनिज्म को क्रिएट करता है। ओके, जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन जब रिप्रोडक्शन करता है तो एक ह्यूमन बेबी को जन्म देता है। एक स्नैक है, स्नैक जब रिप्रोडक्शन करता है तो एक स्नैक बेबी स्नैक को जन्म देता है, जैसे कि वो एग्स देता है और जो एग फूटता है तब उससे एक बेबी स्नैक निकलता है। ओके, ये होती है कैरेक्टरिस्टिक एक लिविंग की। लेकिन ऐसा नहीं है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे के सारे रिप्रोडक्शन करते हैं। कई सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, जैसे कि एक्सेप्शंस इसके लिख लेते हैं। म्यूल, म्यूल जानते हैं आप लोग, इसे हिंदी में खच्चर बोलते हैं, खच्चर बोलते हैं। ओके, तो म्यूल एक हाइब्रिडाइज्ड, म्यूल एक हाइब्रिडाइज ऑर्गेनिज्म होता है, हाइब्रिडाइज ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें जो फादर होता है वो डंकी होता है और उसकी जो मदर होती है वो हॉर्स, सॉरी, फीमेल हॉर्स होती है, फीमेल हॉर्स होती है। इन दोनों का जब हाइब्रिडाइजेशन होता है उससे जो नई स्पीसीज बनती है उसे हम म्यूल बोलते हैं। और कॉमनली जितनी भी हाइब्रिडाइज स्पीसीज होती हैं वो रिप्रोडक्शन नहीं करती हैं। आप लोगों ने एग्रीकल्चर में देखा होगा, जो भी हाइब्रिडाइज सीड्स होते हैं, जितने भी हाइब्रिड सीड्स होते हैं उनको दोबारा से जो किसान होते हैं, फार्मर्स होते हैं, वो दोबारा से उन्हीं सीड्स को नहीं डालते हैं उन खेतों में, क्योंकि जो हाइब्रिड सीड्स होते हैं वो अच्छे से रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते, इसलिए सही से जर्मिनेट नहीं होते हैं। अगर जर्मिनेट हो जाते हैं, उनका पौधा बन जाता है, तो अच्छे से फ्रूटिंग नहीं कर पाते हैं, फ्रूट्स नहीं निकल पाते हैं या वेजिटेबल्स नहीं निकलती हैं, क्योंकि उनकी जो रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटी होती है वो नहीं होती है, उनमें रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटी नहीं होती है। तो वैसे ही जो म्यूल है वो एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्गेनिज्म है, एक हाइब्रिडाइज स्पीसीज है। और हाइब्रिडाइजेशन किसका है? मेल डंकी का और फीमेल हॉर्स का। इनका जब हाइब्रिडाइजेशन होता है उससे जो स्पीसीज बनती है उसको हम म्यूल बोलते हैं, और ये रिप्रोडक्शन नहीं करती है। तो क्या ये लिविंग नहीं है म्यूल, क्योंकि इसमें रिप्रोडक्शन नहीं है? ऑफ कोर्स ये है, पर इसका एक्सेप्शन ये है कि ये एक हाइब्रिडाइज स्पीसीज है, इसके लिए ये रिप्रोडक्शन नहीं करती है। ओके, ये फर्स्ट पॉइंट था हमारा ग्रोथ, सेकेंड पॉइंट था हमारा रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट की बात करते हैं हम। ओके, नेक्स्ट पे आता है हमारा मेटाबॉलिज्म। क्या आता है हमारा? मेटा, एक मिनट दीजिएगा मुझे। नेक्स्ट पे आता है हमारा मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म नंबर 3। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म इज द ग्रुप ऑफ रिएक्शंस occurring in our body। मेटाबॉलिज्म इज द ग्रुप ऑफ रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी। जैसे हम सांस लेते हैं, सांस लेते हैं, हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं। तो जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं और CO2 को एक्सहेल करते हैं, तो ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड बनने की कुछ ना कुछ तो रिएक्शन होती होगी, और कई सारी रिएक्शंस होती होंगी। जो उन रिएक्शंस का जो ग्रुप होता है उनका सभी का सम कर दें तो उसे हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ओके, तो जैसे कई लोगों को देखा होगा, खाना तो अच्छा खाते हैं, अच्छी तरह से खाना खाते हैं, पर उनके शरीर पे नहीं लगता है, तो लोग कहते हैं इसका मेटाबॉलिज्म सही नहीं है। मेटाबॉलिज्म मतलब होता है जब ये खाना खाता है अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, बॉडी में जो रिएक्शंस होती हैं वो अच्छे से नहीं हो पाती हैं, इसके न्यूट्रिएंट्स अच्छे से एक्सट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं, इसके लिए इसकी बॉडी वो इसकी ब्लड स्ट्रीम में न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच पा रहे हैं और ये हेल्दी नहीं हो पा रहा है। ओके, तो हमारी बॉडी में बहुत सारी रिएक्शंस होती रहती हैं
रिएक्शंस चलती रहती हैं। जैसे हम सांस तो लेते ही रहते हैं, तो हमारी रेस्पिरेटरी रिएक्शंस चलती रहती हैं। डाइजेशन के टाइम पर हमारी बॉडी में एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स होते हैं, वो क्या करते हैं, खाने को पचाते रहते हैं, फूड को डाइजेस्ट करते रहते हैं। तो रिएक्शंस चलती रहती हैं, उन्हीं सबको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो जो लिविंग होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है मेटाबॉलिज्म। तो फोर्थ की बात अगर हम करें तो फोर्थ होता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ओके, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? सेलुलर मतलब होता है सेल से बना हुआ। जैसे घर होता है हमारा घर होता है, उसमें कुछ ब्लॉक्स लगे हुए होते हैं। ब्लॉक्स मतलब ईंट लगी हुई होती हैं। ब्लॉक्स होते हैं, ईंटें होती हैं, क्योंकि बिना ईंटों का घर नहीं बनता है। सेम एज दैट हमारी जो बॉडी होती है वो सेल्स की बनी हुई होती है। सेल्स की हमारी बॉडी बनती हुई, अलग अलग तरह की सेल्स होती हैं। जैसे हमारी ऊपर की जो सेल्स होती हैं स्किन की, इपिडर्मिस होती है, डर्मिस होती है। हमारे लीवर की सेल्स अलग होती हैं जिन्हें हिपेटोसाइट्स बोलते हैं। और हार्ट की सेल्स अलग होती हैं। किडनी की सेल्स अलग होती हैं, नेफ्रोसाइट्स होती हैं। ब्रेन में न्यूरॉन्स होती हैं। तो बॉडी के हर पार्ट में अलग अलग तरह की सेल्स होती हैं। जब अलग अलग तरह की सेल्स आपस में मिलती हैं, सॉरी, जब एक तरह की सेल्स आपस में मिलती हैं जो सिमिलर वर्क करती हैं, वो मिलके टिश्यू बनाती हैं। फिर टिश्यूज आपस में मिलके ऑर्गेन्स बनाते हैं, और अलग अलग तरह के ऑर्गेन्स आपस में मिलकर एक ऑर्गेन सिस्टम बनाते हैं, जिससे पूरी बॉडी बनती है। तो अभी हम कर रहे हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात। तो जितने भी लिविंग्स होते हैं उनकी जो बॉडी होती है वो बनी होती है सेल्स की। काय की बनी होगी? सेल्स की बनी होगी। जैसे वायरस होता है हमारा। वायरस वायरस इज एसेलुलर। वायरस इज एसेलुलर। वायरस में सेल्स नहीं होती हैं। तो क्या वायरस एक नॉन लिविंग है? इज वायरस लिविंग और नॉन लिविंग? वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग है, इस पे अभी भी डिबेट चल रही है। डिबेट इन द सेंस, जो वायरस होता है जब तक इन्वायरमेंट में ऐसे ही पड़ा रहता है, अपने सोर्स पे रहता है, जहाँ पे भी है वो, अगर अपने रिजर्वियर पे है, कहीं पे भी है, अगर इन्वायरमेंट में भी विद एयर अगर इधर उधर मंडरा रहा है, तो वो नॉन लिविंग होगा। तो वो नॉन लिविंग होगा। पर जैसे ही वो किसी होस्ट की बॉडी में अटैक करता है, जैसे वो इसके डीएनए में इंटर करता है, वो लिविंग हो जाता है। वो लिविंग हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे एक इलेक्ट्रिक बल्ब होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब जब तक शॉप में रखा हुआ होता है तब तक वो ग्लो नहीं करता है। वो प्रॉपर पैकेट में पैक करके रखा हुआ रहता है, उसमें डिब्बे में रखा रहेगा। हम उसे निकाल भी लें, इधर उधर फेंक दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद जैसे हम उसके होल्डर में लगाते हैं, उसे सॉकेट में लगाते हैं, वो बटन ऑन करते हैं, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास होती है वो ग्लो करने लगता है। सेम एज दैट वायरस का होता है। सेम वायरस होता है। वायरस ऐसे उड़ता रहता है, इधर उधर पड़ा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे कहीं भी घूमता रहेगा, कितना भी हो, कोई मतलब नहीं है। लिविंग होगा ही नहीं, लिविंग का कोई भी कैरेक्टर शो नहीं करेगा, ना उसमें ग्रोथ होगी, ना उसमें मेटाबॉलिज्म होगी, ना वो रिप्रोडक्शन करेगा। जैसे ही वो किसी होस्ट की बॉडी में आएगा, जैसे कोविड 19 वायरस था, जब तक वो हवा में था तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जैसे ही वो ह्यूमन कांटेक्ट में आता था, उसके अंदर इंटर करता था, उसके डीएनए में इंटर करता था, वो लिविंग हो जाता था। उसके डीएनए में जाके अपनी कॉपीज बनाना स्टार्ट कर देता था। कॉपीज बनाना स्टार्ट कर देता था इन द सेंस रिप्रोडक्शन कर देता था। रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देता था, अपने अपना डीएनए अंदर, अपना डीएनए उसमें अटैच कर देता था, जिसके वजह से उसी कॉपीज बनना स्टार्ट हो जाती थी, तब वो लिविंग हो जाता था। तो वायरस को हम ना लिविंग कह सकते हैं और ना ही नॉन लिविंग बोल सकते हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं। ओके, जो वायरस होता है हमारा, उसे ना ही लिविंग कह सकते हैं, ना ही नॉन लिविंग कह सकते हैं, और ना ही लिविंग बोल सकते हैं, और ना ही
लिविंग बोल सकते हैं। जब तक वो, अगर वायरस इनसाइड होस्ट है, अगर वो आउटसाइड होस्ट है तो वो नॉन लिविंग होगा, अगर इनसाइड होस्ट है तो वो लिविंग होगा। वायरस अगर होस्ट के बाहर है तो वो नॉन लिविंग होगा, अगर वो होस्ट के अंदर है तो वो लिविंग होगा। ओके। तो इसके बाद जो कैरेक्टरिस्टिक आती है लिविंग की, वो होती है कॉन्शियसनेस। आई थिंक इट्स फोर्थ और फिफ्थ, फिफ्थ वन। जो फिफ्थ क्वालिटी होती है, कैटेगरी होती है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ओके, आई थिंक इट्स मोर क्लियर नाउ। इसके बाद जो फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो होती है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या होता है? कॉन्शियसनेस का मतलब होता है सेंस करना, सेंस स्टिमुली एंड रिस्पॉन्स। इसका मतलब होता है सेंस करना और रिस्पॉन्स देना। सेंस करना क्या होता है? जैसे किसी ने हमारी बॉडी को टच किया, तो हम हमें समझ में आ जाता है कि हाँ, किसी ने हमारी बॉडी को टच किया, और हम उसका रिस्पॉन्स देते हैं। हमारा नर्वस सिस्टम रहता है, उसका रिस्पॉन्स देता है। हम भले ही फिजिकली उसे कोई रिस्पॉन्स ना दें, लेकिन हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है हमें कि हाँ, यहाँ पे कुछ टच हुआ है, कुछ गड़बड़ हुआ है। जैसे मच्छर काट रहा होता है, हमें मच्छर आके काटता है, तुरंत हमें सेंस हो जाता है। जैसे मच्छर आया, बिन बना रहा है, या हमारी बॉडी पे बैठा, हमारी स्किन पे बैठा, उसने बाइट किया, तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे किसी ने बाइट किया, तो रिस्पॉन्स देते हैं हम, फट से उसे उठा के मार देते हैं, हाथ मार देते हैं। तो ये होता है सेंस करना स्टिमुली को और उसका रिस्पॉन्स देना। ओके। जैसे कोई हमारे आंखों के सामने आए, एकदम से ऐसे कर दे, तो हमारे जो आइज होती हैं एकदम से ऐसे ब्लिंक कर जाती हैं, वो होती है कॉन्शियसनेस। तो लिविंग के अंदर कॉन्शियसनेस होती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स की बात करें तो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स की बात करें तो मेनली दो होते हैं। पहला मेटाबॉलिज्म और दूसरा होता है कॉन्शियसनेस। सबसे पहला होता है मेटाबॉलिज्म एंड सेकंड होता है कॉन्शियसनेस। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के। ओके, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे स्टार्ट करते हैं। अब हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म को या किसी भी चीज़ को लिविंग या नॉन लिविंग के बेसिस पे, नॉन लिविंग के बेसिस पे। अभी मेरे हाथ में पेन है, अभी हाथ में मेरे पेन है। ओके, सो हम इसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग। इसमें पहली बात तो इसमें ग्रोथ नहीं हो रही है, ये फर्स्ट पैरामीटर ही फेल कर गया। इसमें ग्रोथ नहीं हो रही है, इसमें मेटाबॉलिज्म नहीं है, और इसमें कॉन्शियसनेस नहीं है। ओके, इसमें कोई मेटाबॉलिज्म नहीं है, ये रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, तो ये काहे में आएगा? नॉन लिविंग में आएगा। और अगर मैं खुद की बात करूँ तो मैं ग्रोथ भी कर रहा हूँ, मेरे अंदर कॉन्शियसनेस भी है, मेरे अंदर रिप्रोडक्शन करने की भी कैपेबिलिटी है। ओके, सो मैं किस में आऊँगा? मैं आऊँगा लिविंग में। तो ह्यूमन किस में आ गए? लिविंग में आ गए। और जो पेन आ गया वो नॉन लिविंग में आ गया। ओके, सो आई थिंक आप लोग लिविंग्स और नॉन लिविंग में डिफ्रेंशिएट करना सीख गए होंगे। अब हम आते हैं अपने चैप्टर पे। सो गाइज, अभी हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी पढ़ने से पहले हम बायोलॉजी की डिफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज बायोलॉजी? बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लाइफ। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं एंड लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, जीवन के बारे में पढ़ते हैं। ओके, लाइफ के बारे में एंड जीवन के बारे में पढ़ते हैं। ओके, हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी? अरिस्टोटल साहब हैं हमारे फादर ऑफ बायोलॉजी। एंड अरिस्टोटल साहब ही फादर ऑफ जूलॉजी भी हैं। एंड फादर ऑफ बॉटनी है हमारे थियोफ्रेस्टस साहब।
फादर ऑफ बॉटनी इज थियोफ्रेस्टस। ओके, सो नेक्स्ट पे कुछ थ्योरी दी हुई है इसी के बारे में, कि हम देखते हैं अराउंड कई सारी लिविंग चीज़ें देखते हैं, जैसे कि हमने कई सारे एनिमल्स देखे, कई सारे प्लांट्स देखे। प्लांट्स भी होते हैं, प्लांट्स भी लिविंग होती है क्योंकि पौधों में भी जान होती है। प्लांट्स देखते हैं, वो भी लिविंग होते हैं। कई सारे फंगस देखते हैं, जैसे कि हम मशरूम खाते हैं, मशरूम एक फंगस होता है। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में पहले मोनेरा आते हैं, प्रोटिस्टा आते हैं, उसके बाद फंगई आती है, फिर प्लांटी आता है, एनिमलिया आता है। तो अलग अलग देखें जैसे, तो ह्यूमन जो हो गए वो एनिमलिया में आते हैं। ह्यूमंस देखते हैं हम ऑल ओवर द वर्ल्ड में, और प्लांट्स देखते हैं, फंगस देखते हैं, अलग अलग तरह के समुद्री जीव। हम ओशंस की तरफ जाते हैं तो समुद्री जीव भी देखते हैं। तो ये बताया जा रहा है कि हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड, इसी कैटेगरी के बारे में बताई जा रही है। नेक्स्ट पे आते हैं, द डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी क्या होती है? वॉट इज डाइवर्सिटी? वॉट इज डाइवर्सिटी? सबसे पहले हमें ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं और इस पे एक अर्थ बना लेते हैं। ये है हमारी अर्थ, ये हमारी अर्थ बन गई। डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। एक ही चीज हो पर वो अलग अलग फॉर्म में अलग अलग जगह पे हो। जैसे अभी यहाँ पे समर का सीजन चल रहा है, इसी अर्थ पे मान लो हम इस पॉइंट पे हैं जहाँ पे समर का सीजन है। कई सारी ऐसी जगहें होंगी इसी अर्थ पे जहाँ पे अभी विंटर चल रहा होगा। ये एक तरह का डिफरेंशिएशन है, ये एक तरह की डाइवर्सिटी हो गई। कहीं पे हम माउंटेन्स देखते हैं, वो प्रॉपर आइस के बने होते हैं। काय के बने होंगे? आइस के बने होंगे। और कहीं पे हम माउंटेन्स देखते हैं, वो बस सॉइल के बने होंगे। सॉइल होंगे, उन पे रॉक्स होंगे। रॉक्स मतलब पत्थर होंगे, अलग अलग चीज़ें होंगी। तो ये भी एक माउंटेन है और ये भी एक माउंटेन है। ये बर्फ़ का बना हुआ है जिसे ग्लेशियर बोलते हैं, और ये कॉमन माउंटेन है। ओके, कुछ लेक्स देखते हैं हम जिनमें बहुत ही ठंडा पानी आता है, मतलब कोल्ड वाटर आता है। कोल्ड वाटर आता है। कुछ लेक्स ऐसी होती हैं जिनसे एसिड आता है। क्या आता है? एसिड आता है। कुछ लेक्स ऐसी होती हैं जिनसे जिनका जो वाटर होता है वो साल्टी होता है। कैसा होता है? साल्टी होता है। ये तीनों क्या हैं? लेक ही हैं। एक में कोल्ड वाटर आ रहा है, फ्रेश वाटर आ रहा है, फ्रेश वाटर आ रहा है, किसी में एसिड आ रहा है और एक में साल्ट आ रहा है। ओके, ये होती है डाइवर्सिटी। फिर नेक्स्ट पे बात करें, तो कहीं कहीं पे देखे होंगे आप लोगों ने अलग अलग वैरायटी की फिशेस। अगर हम फिशेस की बात करें, जैसे हम फिशेस देखते हैं, कई तरह की फिशेस होती हैं पर स्पीसीज तो एक ही है। स्पीसीज क्या है? स्पीसी है फिश, पर उसकी अलग अलग वैरायटीज होती हैं, जैसे कि क्लेरियास और मांगुर। सॉरी, मांगुर तो यही होती है। और अलग अलग तरह की फिशेस होती हैं। अ, कई तरह की फिशेस होती है। फिशेस की अलग अलग वैरायटीज होती हैं, जिनके देखें तो उसे भी हम डाइवर्सिटी बोलते हैं। ओके, तो और हम किसकी बात करें? अभी मैंगो का सीजन चल रहा है। येलो कलर ले लेते हैं। अभी मैंगो का सीजन चल रहा है। मैंगो में अलग अलग तरह के आम होते हैं। जैसे हमारे लोकल में कौन कौन से आम होते हैं? चौसा होते हैं, दशहरी होता है, और कौन कौन से होते हैं? कुछ देसी आम आते हैं। एक बहुत ही फेमस आम है, कौन सा? मियाजाकी जिसे बोलते हैं। एक हाफूस आम होता है। ये अलग अलग तरह के मैंगो आते हैं। स्पीसीज क्या है? एक है मैंगो, पर उसकी सब स्पीसीज कितनी है? बहुत सारी हैं। वैसे ही हम राइस की बात करते हैं, राइस में राइस स्पीसीज एक सिंगल स्पीसी है, और उसमें अलग अलग तरह के डिफ्रेंशिएशंस हैं। कोई बासमती राइस है, और अलग अलग तरह के राइस होते हैं। उसी को बोलते हैं डाइवर्सिटी। जैसे ऑर्गेनिज्म, लाइफ तो एक ही है पर वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में डिवाइडेड है। जैसे ह्यूमन भी लिविंग है, कैट भी लिविंग है, डॉग भी लिविंग है, एलिफेंट भी लिविंग है,
और हॉर्स भी लिविंग है। तो ये डाइवर्सिटी हो गई, एक लाइफ होती है जो अलग अलग तरह की स्ट्रक्चर्स होती हैं, अलग अलग तरह की चीज़ों में लाइफ स्प्रीड है, उसे हम डाइवर्सिटी बोलते हैं। तो इसकी थ्योरी देखते हैं। ओके, इफ यू लुक अराउंड यू सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। बीट पॉटेड प्लांट्स, चाहे वो गमले में लगा हुआ पेड़ हो, कोई छोटा मोटा कीड़ा हो, बर्ड्स हो। बर्ड्स भी हमने देखी अलग अलग तरह की होती हैं, स्पैरो होती हैं, क्रो होती हैं, और ईगल होता है, और पता नहीं कितने तरह की बर्ड्स होती हैं। वो एक डाइवर्सिटी बोलते हैं। वो अलग अलग वैरायटीज होती हैं जिन्हें हम डाइवर्सिटी बोलते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को डाइवर्सिटी का मतलब समझ आ गया होगा। ओके, देयर आर आल्सो सेवरल ऑर्गेनिज्म दैट यू कांट सी विद योर नेक्ड आई। जैसे कि वायरस की बात करें, वायरसेस को हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। यू कांट सी विद योर नेक्ड आई, जैसे कि वायरस हो गए हैं, बैक्टीरिया हो गई, इन्हें क्या है, हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। अगर बैक्टीरियाज वगैरह को देखना है तो हमें माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इन सब की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे हम देख नहीं पाते हैं। ओके, सो डाइवर्सिटी समझ में आ गई है सभी को। ओके, सो अगर बात करें हम कि ओवरऑल कितने टाइप्स की स्पीसीज हैं हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड में, तो कितने टाइप की स्पीसीज हैं ये तो हमें नहीं पता है। डोंट नो, डू नॉट नो हाउ मैनी टाइप्स ऑफ स्पीसीज, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ स्पीसीज आर, वी डोंट नो, ये क्वेश्चन मार्क है। पर अभी कितनी तरह की जो स्पीसीज हैं वो डिस्कवर कर ली गई हैं, उसका एक नंबर है जिसको बोलते हैं 1.7 टू 1.8 मिलियन। अप्रोक्सीमल 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज जो हैं वो डिस्कवर्ड हैं, जिनके बारे में हम जानते हैं, जिनके बारे में हम जानते हैं। तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ, इतना नंबर अर्थ पे प्रेजेंट है। अब अभी जैसे जैसे हम नई नई चीज़ों को खोजेंगे, जैसे अमेजोन फॉरेस्ट है हमारा, अमेजोन फॉरेस्ट में अभी भी पता नहीं लाखों तरह के पेड़ पौधे बाकी हैं, प्लांट्स बाकी हैं डिस्कवर करने को, इंसेक्ट्स बाकी हैं डिस्कवर करने को, एनिमल्स बाकी हैं डिस्कवर करने को। जैसे जैसे हम उसमें अंदर जाते रहेंगे, उसमें अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म मिलते रहेंगे हमें, अलग अलग तरह के प्लांट्स मिलते रहेंगे। और ऐसे ही हमारा ओशियन है, ओशियन का अभी कुछ ही परसेंट हमारे साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है। इसके बाद अभी लार्ज अमाउंट ऑफ ओशियंस बाकी हैं जिनमें डिस्कवरी करनी है। तो उस एट द टाइम ऑफ डिस्कवरी हमें वहाँ पे अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। साइंटिफिकली ये एक एस्टिमेट है कि अप्रोक्सीमल 7 मिलियन ऑफ स्पीसीज हैं इस अर्थ पे। ये एक एस्टिमेट है, रियल नहीं है, ये बस एक एस्टिमेट है। एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है रॉबर्ट में साहब हैं। इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने एक एस्टिमेट दिया था कि इस अर्थ पे 7 मिलियन स्पीसीज हो सकती हैं। पर अभी जो डिस्कवर हुई है वो है 1.7 टू 1.8 मिलियन। अप्रोक्सीमल इसे 1.75 मिलियन बोल सकते हैं। 1.7 टू 1.8, इसका जो बीच का होता है 1.75, यानी कि लगभग 17.5 लाख, 7.5 लाख स्पीसीज, जिसमें से 12.5 लाख जो हैं वो एनिमल्स की हैं, और जो बाकी बची 5 लाख हैं वो हमारे प्लांट्स की हैं। ओके, इतनी यहाँ पे डिस्कवरी हो चुकी है। नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है, सो अभी जैसे हमारे साइंटिस्ट हैं वो सारी चीज़ें करते हैं कि डिस्कवरी करना, फिर उनके बारे में पढ़ना। सो अभी जैसे कोई कॉन्फ्रेंस चल रही है और उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट हैं और वहाँ पे बात हो रही है किसी इंसेक्ट के बारे में, जैसे कि मॉस्किटो के बारे में, मॉस्किटो के बारे में बात हो रही है। तो क्या होता है कि जैसे कोई इंडियन साइंटिस्ट है
और बगल में चाइना का साइंटिस्ट है, उसके बगल में कोई जापान का साइंटिस्ट है, उसके बगल में कोई अमेरिका का साइंटिस्ट है। तो जब कोई भी इस मॉस्किटो के बारे में बात करेगा तो अपनी अपनी लैंग्वेज में बात करेगा। इंडियंस मॉस्किटो को मच्छर बोलेगा, कहेगा कि ये मच्छर है जो डेंगू फैलाता है। तो चाइना वाला इसे कुछ और बोलेगा, ये लो मैं चाइनीज में लिख देता हूँ। जापानी जो होगा वो जापानीज में कुछ भी बोलेगा, जो अमेरिकन बोलेगा वो मॉस्किटो बोलेगा। तो एक लैंग्वेज डिफरेंस आ रहा था सभी में। सारे ऑर्गेनिज्म का अलग अलग नाम होता है अलग अलग लैंग्वेज में। लोकल लैंग्वेज में कुछ और नाम होता है, ग्लोबल लैंग्वेज पे कुछ, सॉरी, एक लैंग्वेज में कुछ और नाम होता है। तो इंडियन लैंग्वेज अलग है, चाइनीज लैंग्वेज अलग है, जापानीज अलग है, और अमेरिकन लैंग्वेज अलग है। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना हम जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका एक फिक्स नाम रखें जो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेड हो, केवल एक नाम हो उसका। जैसे ह्यूमन, ह्यूमन की बात करें तो इंडियंस में हमने बोल दिया कि आदमी है, इंसान है, ह्यूमन है। चाइना में उसे कुछ बोला गया, जापान में उसे कुछ और बोला गया, अमेरिकन ने कहा कि दैट इज अ ह्यूमन, इंडियन ने कहा ये एक इंसान है, हिंदी में बोला गया इंसान है, और अमेरिकन ने कहा दैट इज अ ह्यूमन। तो यहाँ पे लैंग्वेज का डिफरेंस आ गया। फिर धीरे धीरे एक नोमेनक्लेचर सिस्टम बनाया गया जिसके थ्रू चीज़ों का, ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम रखा गया। जैसे इंसान का रखा गया होमो, होमो सिस्टम है, होमो सैपियंस, होमो सैपियंस, इधर लिख देता हूँ मैं। इंसान का नाम रखा गया होमो सैपियंस। ओके, सो ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड था, इसे हम साइंटिफिक नेम बोलते हैं, साइंटिफिक नेम बोलते हैं। या ये एक एनिमल का नाम है तो इसे जूलॉजिकल नेम भी बोल सकते हैं। प्लांट्स के साइंटिफिक नेम को कॉमनली बॉटनिकल नेम बोल देते हैं। तो कुछ भी बोल सकते हैं, कॉमनली साइंटिफिक नेम भी बोल सकते हैं। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना हम सारे ऑर्गेनिज्म का एक सिंगल नेम रखते हैं, उसी से उसकी नेमिंग कर लेंगे। एट द टाइम ऑफ डिस्कवरी, आफ्टर डिस्कवरी उसका एक नाम रखेंगे। एट द टाइम ऑफ एनी टाइप ऑफ एनालिसिस, उसके बारे में कोई भी रिसर्च करनी हो तो हम उसी नाम का यूज करेंगे, जिससे बोलते हैं हम साइंटिफिक नेम। सो उसी के बारे में दिया हुआ है, देयर इज अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म such that a particular organism is known by the same name all over the वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में वो एक ही नाम से जाना जाए। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर देखिए, जैसे कॉमनली हमारे घरों में बच्चा होता है, उसके बाद उसका एक रिचुअल होता है जिसको बोलते हैं नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार, नामकरण संस्कार में क्या होता है, उस बच्चे का एक नाम रखा जाता है। ठीक है, तो जो नोमेनक्लेचर होता है वो होता है यही नामकरण। क्या होता है? नामकरण। ये बस एक छोटा सा प्रोसेस है जिसको नामकरण बोलते हैं, नोमेनक्लेचर बोलते हैं। इसमें क्या होता है, किसी भी जीव का जो होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक नाम रखा जाता है जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड होता है। जैसे बच्चों का नामकरण संस्कार होता है, एक नाम रखा जाता है, वही आधार कार्ड पे होता है, वही उसके सारे डॉक्यूमेंट्स पे होता है, वही वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड होता है। वो कहीं भी जाता है तो उसका वही नाम चलता है। ठीक है, ये होता है नोमेनक्लेचर। Okay, so we know to what organism the name is attached to. This is identification. Identification मतलब क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहले आइडेंटिफाई करना। जैसे कि मैं ब्लैंक स्लाइड ले लेता हूँ। ओके, ब्लैंक स्लाइड पे आ जाते हैं। सबसे पहले नॉमेनक्लेचर के बारे में हमने पढ़ा। ये होता है नामकरण, एक तरह से नामकरण किसका? ऑर्गेनिज्म का, ऑर्गेनिज्म का नोमेनक्लेचर यानी कि नामकरण। सो नामकरण करने से पहले सबसे जरूरी होता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन मतलब होता है उस जीव के बारे में पहले पता करना,
फिर से हम आते आ जाते हैं, जैसे बच्चा होता है, बच्चे का जो नाम रखना है वो हम ऐसे ही तो कुछ भी नहीं रख देते हैं। जैसे हिंदू का है, जैसे कोई हिंदू परिवार में है तो उसका ऐसे नाम रख देते हैं, जैसे कि कुछ भी नाम, जैसे मेरा नाम सत्य है, वैसे सत्य रख दिया गया। अब इसमें आगे कास्ट क्या लगानी है इसे भी देखते हैं। फैमिली के अकॉर्डिंग, फैमिली हमारी क्या है उसे आइडेंटिफाई किया गया, फैमिली, उसमें मेरा नाम लिखा गया कुशवाहा। कुशवाहा। से मेरा जब आइडेंटिफिकेशन हुआ तो मेरा नाम लिखा गया सत्य। किसके अकॉर्डिंग? रिलीजन के अकॉर्डिंग। फिर देखा गया कि कास्ट क्या है तो उसमें लिख दिया गया कुशवाहा। अभी यहीं मैं क्रिश्चियन होता तो कुछ भी लिख देते, कुछ भी नहीं लिखते, उसी के अकॉर्डिंग लिखते, जैसे कि एंथनी। एंथनी। ओके। वैसे ही जैसे कई सारे फ्रेंड्स होते हैं, मुस्लिम होते हैं, उनके नाम कैसे होते हैं, जैसे फैज़ लिखा, उसके बाद खान लिख दिया। तो ये आइडेंटिफिकेशन होता है। नेमिंग से पहले सबसे ज़रूरी होता है कि हम आइडेंटिफाई करें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो कैसा है, कहाँ का है और क्या है, किस फैमिली से है, किस फाइलम से है, किस क्लास से है, किस किंगडम से है। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, हायरार्की पूरी पढ़नी है हमें, जिसमें हमें फाइलम पढ़ना है। सबसे पहले तो किंगडम पढ़ते हैं हम, किस किंगडम से है, जो ऑर्गेनिज्म है वो किस किंगडम से। एनिमलिया से हो सकता है, प्लांटी का हो सकता है, फंगई का हो सकता है, प्रोटिस्टा का हो सकता है, मोनेरा का हो सकता है। ओके। वो किसी भी फाइलम का हो सकता है। ओके। मुझे बस एक मिनट दीजिएगा। ओके। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। कोई आ गया था तो मैं चला गया था। ओके, सो हम कहाँ थे? हाँ। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं जो ऑर्गेनिज्म है वो किस किंगडम का है, एनिमलिया का है, प्लांटी का है, फंगई का है, प्रोटिस्टा का है या मोनेरा का है। फिर हम उसका फाइलम देखते हैं वो किस फाइलम से है। ओके। सो अलग अलग चीज़ें होती हैं जिनमें हम देखते हैं, उसके बाद उसका नोमेनक्लेचर करते हैं कि वो उसका नोमेनक्लेचर क्या हो सकता है, उसका नाम क्या रखा जा सकता है। ओके। इसे बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। तो जो नोमेनक्लेचर था वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था, जो नोमेनक्लेचर था वो जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था वो किया था कार्ल लिनियस साहब ने। कार्ल लिनियस साहब ने सबसे पहले नोमेनक्लेचर को इंट्रोड्यूस किया था। ही इज़ द फादर ऑफ नोमेनक्लेचर। फादर ऑफ नोमेनक्लेचर। और इन्होंने एक बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर दी थी। बाइनॉमियल। एक मिनट दीजिएगा मुझे। जो नोमेनक्लेचर को इंड्यूस करने वाले साइंटिस्ट थे उनका नाम था कार्ल लीनियस। ओके। कार्ल लीनियस ने बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर दी थी। बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर दी थी। बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर में क्या होता है, किसी भी जीव के दो नाम होते हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि किसी हर ऑर्गेनिज्म का सिर्फ सिंगल नेम होगा जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड होगा। अब ये दो नाम का क्या सीन है, नाम एक ही रहता है। जैसे कि मेरा नाम है
सत्य कुशवाहा। ये तो एक ही नाम है ना, नाम तो एक ही है, पर इसके कंपोनेंट्स कितने हैं? दो। इसी को बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो सारे ऑर्गेनिज्म के दो नाम रखे गए थे, जैसे होमो सेपियंस, राना टिग्रीना, राना टिग्रीना। ओके, तो इन दो नामों की इंपॉर्टेंस क्या होती है? जैसे कि मेरा जो सेकंड नेम है और फर्स्ट नेम है, इसका कुछ ना कुछ मतलब होगा, इसका कुछ ना कुछ एक मीन होता है। जैसे फर्स्ट जो नेम होता है वो रिप्रेजेंट करता है जीनस को। किसको रिप्रेजेंट करता है? जीनस को, कि मैं किस परिवार से हूँ, किस परिवार से हूँ, क्या जीन है, जीन्स क्या हैं, जैसे कि मदर फादर से, पेरेंट्स से रिलेटेड होता है उनका, उनके अकॉर्डिंग क्या होता है, ये नेम रखा जाता है। और जो सेकंड नेम होता है वो होता है कास्ट पे, कॉमनली किस पे होता है? कास्ट पे। वैसे ही जो बायोलॉजिकल नेम होते हैं उनमें जो सेकंड नेम होता है वो स्पीसीज पे, वो क्या होता है? स्पीसीज का नेम होता है। ओके, वो स्पीसीज पे होता है। स्पीसीज मतलब होती है जाति, जाति मतलब ये वाली जाति नहीं, स्पीसीज मतलब अलग अलग प्रजातियां, जिसे प्रजाति बोलते हैं। ओके, जो सेकंड नेम होता है वो स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है, जो फर्स्ट नेम होता है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम बात करें होमो सैपियंस की, तो जो होमो वर्ड है वो जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, और जो सैपियंस है वो स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, यू गॉट इट। इसमें जो राना वर्ड है वो जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो टिग्रीना वर्ड है ये स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेगा। इसे बोलते हैं, एक किसी भी ऑर्गेनिज्म का सिंगल नेम होता है, नेम तो सिंगल होता है, और जो नेम कंपोनेंट होते हैं विथ टू कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स कितने होते हैं? दो होते हैं। और जो फर्स्ट वर्ड होता है वो जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, और जो सेकेंड वर्ड होगा वो हमारा स्पीसी को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अभी हम नोमेनक्लेचर के बारे में जान गए हैं और आइडेंटिफिकेशन के बारे में भी जान गए हैं। ओके, अब आते हैं हम दो चीज़ें होती हैं, एक होती है आईसीबीएन और एक होती है आईसीजेडएन। आईसीबीएन और आईसीजेडएन क्या होती है? मैंने बताया जब आइडेंटिफिकेशन होता है तब उसमें हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है जिसका हमें नोमेनक्लेचर करना है, जिसकी नेमिंग करनी है, वो एनिमलिया से है या प्लांटी से है, या फिर प्लांटी से है। अगर वो एनिमल है, कोई भी एनिमल है, तो उसको, उसका जो नोमेनक्लेचर होता है वो आईसीजेडएन करता है, आईसीजेडएन करता है। अगर वो प्लांटी है तो उसका जो नोमेनक्लेचर करेगा वो आईसीबीएन करेगा। आईसीजेडएन स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल, जस्ट अ मिनट, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। जूलॉजिकल का मतलब होता है एनिमल्स। एनिमल्स, आप लोग कॉमनली जू में जाते हैं, जू होते हैं जो चिड़ियाघर होते हैं, उसमें कौन होते हैं? एनिमल्स होते हैं, अलग अलग तरह के एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होती हैं, एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स भी एनिमल्स में ही इंक्लूड होते हैं, कंसिडर किए जाते हैं। बर्ड्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, फिशेस होती हैं, ये सारे के सारे एनिमल्स में कंसिडर किए जाते हैं। तो इनकी जो नेमिंग होगी वो इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग होगी। और जितने भी प्लांट्स होते हैं जब वो डिस्कवर होंगे उनकी जब नेमिंग होगी वो होगी आईसीबीएन के अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल इंटरनेशनल कोड फॉर इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। जितने भी प्लांट्स हैं उनकी जब नेमिंग होगी वो होगी आईसीबीएन के अकॉर्डिंग। ओके, ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ, इसमें यही दिया हुआ है, बायोलॉजिस्ट जितने भी थे उन्होंने यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया प्रिंसिपल को टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम्स। उन्होंने भी हाँ बोल दिया कि हाँ ठीक है, अब ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा कि हमें ऐसे नेम्स बनाने पड़ेंगे जो कि ऑल ओवर द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो, जिसमें नेम के कितने कंपोनेंट्स होते हैं? टू कंपोनेंट्स होते हैं, एक जेनरिक नेम होता है, एक स्पेसिफिक इपिथेट होता है।
जो फर्स्ट वाला होता है उसे जेनेरिक नेम बोलते हैं और जो सेकंड वन होता है उसे स्पेसिफिक एपिथेट बोलते हैं। फर्स्ट वाला जेनेरिक नेम होता है और वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड वाला स्पेसिफिक एपिथेट होता है, वो स्पीसी को रिप्रेजेंट करता है। सिस्टम प्रोवाइडिंग अ नेम विद टू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, क्योंकि इसमें दो कंपोनेंट है, पहला स्पेसिफिक एपिथेट, दूसरा जेनेरिक नेम, इसीलिए इसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बोलते हैं। कैरोलस लिनियस साहब थे, इन्होंने स्टार्ट किया था इसे, और इसे ही फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। देखिए, जो नोट्स हैं आप मेरे साथ ही बनाते रहेंगे, आराम से पढ़ते रहेंगे और नोट्स बनाते रहेंगे। ऐसे भी कर सकते हैं आप, एनसीईआरटी लीजिए, एनसीईआरटी की लाइन्स हैं ये, उन्हीं में डायरेक्टली पॉइंट आउट कर सकते हैं, उन्हीं के एरो बना के लिख सकते हैं, फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसके बाद आप अगर पढ़ते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और नोट्स साथ ही साथ बनाते रहें, ओके। नेक्स्ट पे आ जाता है, कुछ यूनिवर्सल रूल्स होते हैं, यूनिवर्सल रूल्स होते हैं नोमेनक्लेचर के। यूनिवर्सल रूल्स होते हैं नेमिंग के, नेमिंग के कुछ रूल्स होते हैं, जिन रूल के अकॉर्डिंग ही हमें नेमिंग करनी होती है। तो चलिए रूल्स पढ़ते हैं। पहला रूल क्या है? बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन और लिटन इन इटैलिक्स। जो बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं वो लैटिन लैंग्वेज में होते हैं। लैटिन क्या है? एक लैंग्वेज है, जैसे हिंदी एक लैंग्वेज है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, वैसे ही लैटिन एक लैंग्वेज है। लैटिन में ही क्यों लिखे जाते हैं? क्योंकि लैटिन जो है वो एक डेड लैंग्वेज है। कैसी लैंग्वेज है? एक डेड लैंग्वेज है। डेड लैंग्वेज क्या होता है? डेड लैंग्वेज में जो जिसका एक मीन होता है उसका एक ही मीन होता है। जैसे अभी हिंदी में हम किसी को कुछ बोलें, इंसान, जैसे इंसान है, इंसान को आदमी भी बोल दिया, मनुष्य भी बोल दिया, और इंग्लिश में बोले तो मैन बोल दिया, ह्यूमन बोल दिया, अलग अलग चीज़ें बोल सकते हैं। पर जो लैटिन लैंग्वेज में होती है इसमें एक वर्ड का केवल एक ही मतलब होता है, एक वर्ड का एक ही मतलब होता है, इसी को बोलते हैं डेड लैंग्वेज, ओके। और आर रिटेन एंड रिटेन इन इटैलिक्स। इटैलिक्स क्या होता है? जो वर्ड्स लिखे जाते हैं इसके थोड़ा सा तिरछे होते हैं, जैसे कि हमने लिखा होमोसैपियंस, तो ये थोड़ा सा तिरछा होगा, सॉरी अभी थोड़ा सा तिरछा नहीं हुआ है, ओके। ऐसे होगा, ऐसे, ओके। थोड़े से इटैलिक्स में होंगे, ऐसे तिरछे से होंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, दे आर लैटिनाइज और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इरेस्पेक्टिव ऑफ दियर ओरिजिन। वे लैटिनाइज्ड होंगे और लैटिन लैंग्वेज में लिखे जाएंगे इरेस्पेक्टिव ऑफ दियर ओरिजिन। The first word in a biological name represents the genus, while the second component denotes specific epithet. इस चीज़ के बारे में हम अभी अच्छे से पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं। नेक्स्ट पे आता है, ये हमारा सेकंड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट है और ये फोर्थ पॉइंट है, ठीक है। थर्ड पे आते हैं, बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइंड। जब हम कॉमनली हाथ से लिखते हैं, जैसे हमने इसे ऐसे लिखा होमोसैपियंस, तो वो सेपरेटली अंडरलाइन होंगे और प्रिंटेड इन इटैलिक्स। अगर हम सीधे सीधे लिख रहे हैं तो हमें इसे अंडरलाइन करना होगा, अगर इटैलिक्स में लिख रहे हैं तो हमें अंडरलाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सीधे सीधे वर्ड्स में लिख रहे हैं तो हमें इसे अंडरलाइन करना होगा। अगर हम इटैलिक्स में लिख रहे हैं तब हम इसे अंडरलाइन नहीं करते हैं, टू इंडिकेट दियर लैटिन ओरिजिन। अगर हम उसके लिए उसे अंडरलाइन कर रहे हैं, ये उसके लैटिन ओरिजिन को रिप्रेजेंट करता है, या हम उसे तिरछा लिख रहे हैं, वो भी उसके लैटिन ओरिजिन को रिप्रेजेंट करता है, ओके। द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। ये जो जीनस का फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, और स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विद स्मॉल लेटर, जैसे कि मैंने लिखा है,
ओके, इट कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जांपल ऑफ मैंजिफेरा इंडिका। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंगो का बोटेनिकल नेम होता है, साइंटिफिक नेम होता है, ठीक है। मैंजिफेरा इंडिका, इसमें जो फर्स्ट वर्ड है जीनस, जो जीनस है इसका जो फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल लेटर से है, और जो सेकंड स्पेसिफिक एपिथेट है उसका जो फर्स्ट वर्ड है वो स्मॉल लेटर से है। ये इसका रूल होता है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। आई थिंक ये कहीं गुम हो गया है, मैं ढूंढता हूँ। ओके, ठीक है। अभी हमने पढ़ लिया है, नोमेनक्लेचर पढ़ लिया है। नोमेनक्लेचर से पहले उसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये भी पढ़ लिया है। और नाम नेमिंग करने के जो रूल्स होते हैं, यूनिवर्सल रूल्स होते हैं, वो भी हमने पढ़ लिया है। ओके, अब हमें क्या पढ़ना है देखते हैं। सिंस इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज़ नेसेसरी टू डिवाइस सम मीन्स टू मेक इट पॉसिबल। दिस प्रोसेस इज क्लासिफिकेशन। अब हमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन। अच्छा, क्लासिफिकेशन जब बायोलॉजिस्ट ने करना स्टार्ट किया तो ऐसी क्या ज़रूरतें थी जिसकी वजह से क्लासिफिकेशन करना पड़ा। देखिए, हम कुछ भी करते हैं उसके पीछे एक रीज़न होता है। तो अगर बायोलॉजिस्ट ने थी, उनके पास इतना तो फर्जी टाइम था नहीं कि चलो बैठ के क्या कर रहे हैं, चलो बैठ के क्लासिफिकेशन ही करते हैं। नहीं, कुछ ना कुछ इसकी इंपॉर्टेंस रही होगी, तभी उन्होंने क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया। देखिए, अभी जैसे हमने बात की कि डिस्कवर हो चुके हैं अप्रॉक्सिमल 1.7 टू 1.8 मिलियन ऑफ ऑर्गेनिज्म। 1.7 टू 1.8 मिलियन ऑफ ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हो चुके हैं। क्या अगर हम इन 17 से 18 लाख ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना स्टार्ट करें तो क्या पॉसिबल है? ऑफ कोर्स नॉट। ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि इतने ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम हर जीव के बारे में पढ़ना स्टार्ट करें अलग अलग तो पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए क्लासिफिकेशन किया गया। क्लासिफिकेशन क्या है, पहले छोटे से फ्लो चार्ट से समझते हैं क्लासिफिकेशन क्यों किया गया। देखिए, एक स्कूल है। क्या है? एक स्कूल। स्कूल में है अप्रोक्सीमल 1000 ऑफ स्टूडेंट्स, और वो जो थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट हैं, तो अगर 1000 ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ाना हो तो क्या हम उन्हें अलग अलग पढ़ा सकते हैं? अगर अलग अलग पढ़ाएंगे, एक लाइन से बिठाएंगे उन्हें पहले, तो उसके बाद 1000 स्टूडेंट्स के लिए 1000 टीचर्स होने चाहिए। 1000 स्टूडेंट्स एंड 1000 टीचर्स, क्योंकि हमें उन्हें अलग अलग पढ़ाना है। तो हर स्टूडेंट के लिए एक अलग अलग टीचर होना चाहिए, यानी कि 1000 स्टूडेंट्स एंड 1000 टीचर्स। क्या ये पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल? इट्स नॉट पॉसिबल। तो इसके लिए क्या किया गया है, स्कूल को डिवाइड किया गया। कैसे डिवाइड किया गया? सबसे पहले तो रूम्स में डिवाइड किया गया। बड़ा सा स्कूल है, उसमें अलग अलग तरह के रूम हैं, ऑफिस हैं, कुछ रूम्स हैं, कुछ अलग अलग स्टोर रूम्स हैं, जैसे कि कुछ में डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं, कुछ स्टाफ रूम्स हैं, और अलग अलग से बने हुए हैं। पर हम उस पर बात न करके अभी बात करेंगे इन 1000 स्टूडेंट्स को पढ़ाया कैसे जाएगा। पढ़ाया जाएगा क्लासिफिकेशन की हेल्प से। क्लासिफिकेशन की हेल्प से। क्लासिफिकेशन की हेल्प से कैसे पढ़ाया जाएगा? देखिए, जो हमारा स्कूल है वो 5th क्लास तक है। ये है हमारी प्रेप क्लास। एक रूम में प्रेप क्लास लिख दिया गया। दूसरा जो रूम था उसमें लिख दिया गया LKG, फिर लिख दिया गया UKG, फिर फर्स्ट, फिर सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ। ओके, ऐसे करके क्लासिफाई कर दिया गया रूम्स को। तो जो स्टार्टिंग के बच्चे थे, जो बहुत ही छोटे बच्चे थे, अभी स्कूल जाना स्टार्ट ही किया है उन बच्चों ने, मान लो कि कितने बच्चे थे, 50 बच्चे थे, तो उन 50 स्टूडेंट्स को कहाँ पे डाल दिया गया? प्रेप में डाल दिया गया। ये बहुत ही छोटे बच्चे हैं, अभी इन्हें कुछ भी नहीं आता, सही से बोल भी नहीं पाते, इनको ऐसा करो प्रेप में डालो सारे बच्चों को। अब ये क्लास में बैठे हुए हैं, इनको पढ़ाने वाले टीचर कितने? एक। एक टीचर रेगुलेट कर रहा है कितने स्टूडेंट्स को? 50 स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट पे आते हैं LKG, जो इनसे थोड़ा बड़े थे उनको उठा के डाल दिए, वो भी 50 स्टूडेंट्स थे, उनको उठाया गया और डाल दिया कहाँ पे? सॉरी, उठाया नहीं गया, उनका एडमिशन कर दिया गया LKG में। LKG में
कितने टीचर्स हैं, सिंगल टीचर, कितने बच्चों को पढ़ा रहा है, 50 स्टूडेंट्स को। ओके, 50 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे यूकेजी, कुछ जो इनसे बड़े बच्चे थे, 100 स्टूडेंट्स ले लो, उनको कितने टीचर्स पढ़ा रहे हैं इतने में डाल दिया, बाकी हंड्रेड्स को यहाँ पे डाल दिया, बाकी हंड्रेड्स को यहाँ पे, फिर हंड्रेड्स को यहाँ पे, कितने हो गए, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे हो गए 100 6, और यहाँ पे कर दो 400। इतने बच्चे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हमने अलग अलग क्लासेस में, अलग अलग उनकी, पहले उनकी नेमिंग की गई कि ये प्रेप में है, एलकेजी में है, यूकेजी में है, फर्स्ट में है, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। तो सबसे पहले हमने क्या किया, उन्हें आइडेंटिफाई किया। क्या किया, आइडेंटिफाई किया कि कौन किस क्लास में बैठने के लायक है, उस हिसाब से उसे क्लासेस में बिठा दिया गया। उस क्लासेस की एक पर्टिकुलर नेमिंग थी, जैसे प्रेप, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट एंड सेकंड। और ये किसकी वजह से, किसकी हेल्प से हो पाया, क्लासिफिकेशन की हेल्प से। क्योंकि अगर हम उन्हें एज के अकॉर्डिंग या उनके नॉलेज के अकॉर्डिंग क्लासिफाई ना करते, जैसे यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया गया, एज के अकॉर्डिंग और नॉलेज के अकॉर्डिंग। ऐसे ही हमें जब आगे क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे उसमें भी अलग अलग बेसिक्स मिलेंगे जिनके अकॉर्डिंग हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करेंगे। जैसे इसमें एज और नॉलेज के अकॉर्डिंग किया गया है, आगे क्लासिफिकेशन में किसी दूसरे बेसिस से क्लासिफाई करेंगे। इसके अकॉर्डिंग हमने इनको क्लासिफाई कर दिया, वो आराम से बैठे हुए हैं एक सिस्टमेटाइज वे में और अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो अब यहाँ पे अगर पर क्लास हम 2 टीचर्स भी दे दें तो कितने टीचर्स हो जाएंगे, 2 2 2 2 2 2 2 2, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 2 जा 16। अब 16 टीचर्स मिलके 1000 ऑफ स्टूडेंट्स को मैनेज कर रहे हैं और एक सिस्टमेटाइज वे में मैनेज कर रहे हैं, अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम उसी तरह से क्लासिफिकेशन किया गया। ओके, सेम उसी तरह से क्लासिफिकेशन किया गया हमारे ऑर्गेनिज्म का, ताकि उनकी जो स्टडी हो वो अच्छे से की जा सके। जैसे हम बात करें अभी, जैसे हमने बात की सेम उसी तरह से क्लासिफिकेशन किया गया। क्लासिफिकेशन क्या था, it is nearly impossible to study all the living organism. It is necessary to devise some means to make this possible. This process is classification. क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस है जिससे कुछ भी ग्रुप में किया जा सकता है, ग्रुप के ग्रुप्स में कैटेगराइज किया जा सकता है, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की। फॉर एग्जाम्पल, वी इजिली रिकॉग्नाइज ग्रुप सच एज प्लांट्स और एनिमल्स और डॉग्स, कैट्स और इनफैक्ट insects. The moment we use any of these terms, we associate certain characters with the organism in that group. हम किसी भी ग्रुप की बात कर लें तो एक के बारे में जान जाते हैं तो उस पूरे ग्रुप के बारे में समझ लेते हैं। ओके, द साइंटिफिक टर्म फॉर दिस कैटेगरी इज टेक्सा। क्या यूज करते हैं, टेक्सा। जैसे अभी हमने बात की अलग अलग क्लासेस बनाई थी, जैसे क्लास बोला ना मैंने, क्लास क्लास बोला, जैसे मैंने क्लास बोला, क्लास को इसमें साइंटिफिक टर्म में क्या बोलते हैं, टेक्सा। क्या बोलते हैं, टेक्सा। जैसे हमने एलकेजी में रखा, प्रेप में रखा, एलकेजी में रखा, यूकेजी में रखा, तो इनको बोलते हैं टेक्सॉन्स। नेक्स्ट अलग अलग लेवल पे एक एक टेक्सॉन होता है, जैसे क्लास बोला था हमने वैसे इसमें बोलते हैं टेक्सा। ओके, हियर यू मस्ट रिकॉग्नाइज दैट टेक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट वेरी डिफरेंट लेवल्स। प्लांट्स आल्सो फॉर्म अ टेक्सा, जैसे प्रेप की क्लास भी एक टेक्सा बना रही थी। व्हीट is also a taxa. Similarly, animals, mammals, dog, all are taxa, but know that dog, mammals and mammals are animals. ये एक ये रिप्रेजेंट करते हैं टेक्सा को डिफरेंट लेवल्स पे। जैसे ये प्रेप था, ये एलकेजी था, ये भी एक टेक्सा रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी एक क्लास रिप्रेजेंट कर रहा है। एलकेजी भी एक क्लास है, यूकेजी भी एक क्लास है, वैसे ये भी एक टेक्सा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब टेक्सा को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये भी एक क्लास, ए भी एक क्लास है, ये भी एक टेक्सा को रिप्रेजेंट कर रही है, ये भी एक क्लास है, ये भी एक टेक्सा को रिप्रेजेंट कर रही है। सो टेक्सा का मतलब समझ में आ गया सभी को, टेक्सा क्लियर है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। ओके, बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टेक्सा।
जैसे हमने बताया अभी एज, जैसे हमने क्या लिया था, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ली जाएंगी अलग अलग, जैसे हमने एज और नॉलेज लिया था। जैसे कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो छोटे होते हैं पर उनमें अच्छा खासा नॉलेज होता है, तो हम उन्हें अगली क्लासेस में डाल देते हैं। पर कुछ होते हैं जो बच्चे बड़े होते हैं पर उनका नॉलेज लेवल बहुत ही कम होता है, तो उन्हें अगर सेकंड से दूसरे स्कूल में भी गए हैं फिर से सेकंड में ही डाल देते हैं या फर्स्ट में डाल देते हैं, क्योंकि बच्चे के अंदर कोई भी नॉलेज नहीं है। उसी के अकॉर्डिंग ये डिफरेंट टिप्स ऑफ कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग ये क्लासिफाई किए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट टेक्सॉन में। दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज टेक्सोनॉमी, इसे क्या बोलते हैं, टेक्सोनॉमी। जैसे अलग अलग क्लास बनाई जाती हैं तो हम उन्हें क्लासिफिकेशन बोलते हैं ना, जैसे अलग अलग टेक्सा बनाई जाती है, क्लास को हम टेक्सा बोल लेंगे थोड़ी देर के लिए, टेक्सा। तो एक ये टेक्सा बनाया हमने, एक ये टेक्सा बनाया, एक ये टेक्सा बनाया, एक ये टेक्सा बनाया, तो क्या हो गया, एक टेक्सोनॉमी हो गई। क्या हो गई, टेक्सोनॉमी हो गई। ओके, ठीक है। तो इसके इसका प्रोसेस क्या होता है, जो नेमिंग वगैरह होता है इसका प्रोसेस क्या होता है, कैरेक्टराइजेशन होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है, देन क्लासिफिकेशन होता है, उसके बाद हम उसका नोमेनक्लेचर करते हैं। कैसा कैरेक्टराइज होता है, पहले आइडेंटिफाई करते हैं, तब उसे क्लासिफाई करते हैं। जैसे कोई बच्चा आया, उसे आइडेंटिफाई किया, फिर देखा कि उसकी एज क्या है, उसका नॉलेज कैसा है, प्रॉपर रिटन टेस्ट होता है और इंटरव्यू भी ले लेते हैं कुछ कुछ स्कूल्स में। एडमिशन से पहले आइडेंटिफाई किया गया, उसे आइडेंटिफिकेशन बोल दिया गया। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि इसे हम 5th क्लास में रखेंगे, यानी कि क्लासिफिकेशन कर दिया, फिर उसका नोमेनक्लेचर कर दिया कि यह 5th क्लास में जाके पढ़ेगा। नेम शुभम, शुभम कुमार, क्लास 5th, ये हो गया उसका नोमेनक्लेचर। ये होता है बेसिक्स ऑफ टेक्सोनॉमी। ओके, taxonomy is not something new. Human beings have always been interested in knowing more and more about the various kinds of organism. देखिए टेक्सोनॉमी इसमें बताया जा रहा है कि टेक्सोनॉमी कोई नई नहीं है, हमेशा से ही, पुराने टाइम से ही जितने भी इंसान हैं, इंसानों की तो चुल होती है ना, इनकी चुल होती है हर चीज़ के बारे में जानना। मधुमक्खियाँ हैं, बड़ा सा छत्ता है, मधुमक्खियाँ हैं, छोटी छोटी हैं, घुसेड़ दिया उसमें हाथ, क्या है इसमें, क्या करेंगे। पहले तो हाँ ठीक है, उसने काटा, उसने इंसान को काटा, उससे उसके हाथ पे काटा, उसके मुंह पे भी काट दिया, उसे हनुमान जी भी बना दिया, और उसके अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स पे काटा। फिर वो छत्ता छोड़ के भग गई, लेकिन उसके बाद उसे मिला वैक्स मिला। उस छत्ते में क्या क्या होता है, सबसे पहले तो हनी होता है, हनी होता है, हनी मिला, वैक्स मिला, और चीज़ें मिली। तो इंसान की पहले से ही चल रही है अलग अलग चीज़ों के बारे में जानने की, उनमें घुसने की। तो कुछ कुछ मेरिट्स होते हैं और कुछ डिमेरिट्स होते हैं। मेरिट्स ये होते हैं कि हमें उन चीज़ों के बारे में जानने को मिलता है, हमें उन चीज़ों से कुछ फ़ायदे भी मिल जाते हैं। जैसे माइनकाइंड में हनी कितना यूज होता है माइनकाइंड में, अगर किसी ने छत्ते में हाथ ना घुसेड़ा होता कभी, तो क्या हमें आज हनी मिलता, बिल्कुल भी नहीं मिलता। नेचुरल वैक्स मिलता, बिल्कुल भी नहीं मिलता। फिर इंसान ने क्या किया, जैसे नदियाँ थी, इंसान तो लैंड पे रहता था, उसे डर लगता था पानी के अंदर पता नहीं क्या होगा, फिर लगा दी किसी ने छलांग उसके अंदर, उसके अंदर छलांग लगा दी। मान लो कुछ लेके गया होगा, जाल वाल लेके गया होगा, फिर मछली वछली पकड़ी, फिर उसने देखा, पकाया, खाया, हाँ बहुत अच्छी हैं, तो उसे नया फूड मिल गया, उसे एक नया फूड मिल गया। मेरिट्स क्या है इसमें, नया फूड मिल गया, उसे जानकारी मिल गई, और ये भी जानकारी मिल गई, जैसे सांप मिल गया हो, किसी को हाथ में आ गया हो, तो उसने काट लिया हो उसके। वैसे पानी वाले सांप बिल्कुल भी जहरीले नहीं होते हैं, वो काट लेते हैं पर उससे कुछ होता नहीं है। तो काटा होगा, फिर भगा होगा, अरे इससे दूर रहना है, ये सांप है, ये हमें हार्म कर सकता है। और वहाँ पे मछलियाँ मिल गई, हाँ इनको पकाओ खाओ, ये एक नया फूड मिल गया। तो मेरिट इसमें ये हुआ, नया फूड मिल गया, नई जानकारी मिल गई। डिमेरिट ये हो कि पानी में गया, वो तो हो सकता है उसे तैरना, अब स्टार्टिंग में जब पहले पहले इंसान फांदा होगा उसमें पानी के अंदर, तो तैरना तो आता नहीं होगा, हो सकता है डूब उब रहा हो, बाहर वालों ने बचाया हो, या कुछ भी हुआ हो, कुछ ना कुछ डिमेरिट्स तो हुए ही होंगे उससे। सांप ने काट लिया, वही डिमेरिट हो गया सबसे बड़ा। ओके, तो कुछ मेरिट्स मिले एंड कुछ डिमेरिट्स मिले। तो यही बताया जा रहा है कि जो ह्यूमन बीइंग है उसकी स्टार्टिंग से ही आदत है चीज़ों के बारे में, चीज़ों में घुसने की और चीज़ों के बारे में जानने की। इन अर्ली डेज ह्यूमन बीइंग नीडेड टू फाइंड सोर्सेज ऑफ दियर बेसिक नीड्स ऑफ फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर। पहले के आदमी क्या होते थे, ऐसे
पक्की ईंटें तो होती नहीं थी, पक्की वाली ईंटें जो अभी होती हैं, भट्टे बड़े बड़े से होते हैं जिनमें ईंटें पकती हैं, लिया ईंट घर बना लिया, रह रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या करता था, गुफाओं में घुस जाता था, जो केव्स होती हैं उनमें घुस जाता था, जंगलों में रहता था, घुस जाता था, अंदर जो जानवर है उसको मार दिया, बाहर फेंक दिया और उसमें खुद रहने लगा। पेड़ों पे रहता था, कैसे भी करके रहता था। फूड फूड के लिए अलग अलग चीज़ें खाता रहा होगा, जैसे हम चीज़ें देखते हैं अब तो केमिकली एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसे किसी चीज़ के बारे में हमें जानना है, ये जहरीली है या हमारे लिए अच्छी है, तो हमने उसके कुछ सैंपल्स लिए, लेबोरेटरी में ले गए, उसे टेस्ट किया, इसमें कोई पॉइजन तो नहीं है, कोई ऐसा हार्मफुल सब्सटेंस तो नहीं है। उससे हमें समझ में आ जाता है ये खाने के लायक है या नहीं है। पहले क्या होता था, पहले तो लेबोरेटरी होती थी नहीं, उठाया खाया, कुछ हो गया, हैं, इसको मत खाना, इस खाने से ये हो जाता है। जहर खा लिया, मर गए, दूसरे ने देखा अरे इसको मत खाना है तो जहर है, इस खाने से मर जाता है। ओके। तो अपनी नीड्स को, बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए फूड, क्लॉथिंग, सेंटर को ढूंढने के लिए वो अलग अलग तरह की हरकतें करता रहता था, अलग अलग तरह की डिस्कवरीज करता रहता था, अलग अलग तरह की खोज करता रहता था। Hence, the earliest classification was based on uses of various organism। पहले जो क्लासिफिकेशन था, अब अगर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो जो पहले का जो क्लासिफिकेशन था यूजेस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म पे था, कि हम कैसे कैसे अलग अलग ऑर्गेनिज्म का कैसे कैसे यूज करते हैं। ओके। Human beings were since long not only interested in knowing more about different kinds of organisms and their diversities, but also the relationship among them। जो इंसान था वो केवल जीवों के बारे में ही नहीं जानना चाहता था, उसे केवल यही नहीं था कि मैं डॉग्स के बारे में जान लूँ, कैट्स के बारे में जान लूँ या एलिफेंट्स के बारे में जान लूँ। उसे ये भी जानना था कि ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से कैसे कनेक्ट हैं। जैसे कि हमारा कैट हो गया, डॉग हो गया, और ह्यूमन हो गया, हॉर्स हो गया, ये सब क्या है, ये सब मैमल्स हैं। ये सब मैमल्स हैं, ये कहीं ना कहीं ऊपर तक जाके एक दूसरे से कनेक्ट हैं। क्या है, एक दूसरे से कनेक्ट हैं। अभी हम इंसेक्ट्स की बात करें, मच्छर हो गया, मच्छर को ले लिया, मच्छर को ले लिया, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उनको ले लिया, ये भी ऊपर तक जाके एक फाइलम से कनेक्ट है, फाइलम आर्थ्रोपोडा से आते हैं। तो इनमें भी क्या है, एक रिलेशनशिप है। क्या है, रिलेशनशिप है। तो एक अलग ब्रांच बना दी गई जिसमें रिलेशनशिप के बारे में पढ़ाया जाने लगा। अलग ब्रांच क्या बनाई गई, मैं बताता हूँ इसमें ब्लैंक स्लाइड पे। जब ह्यूमन था उसे इंटरेस्ट नहीं था केवल जीवों के बारे में जानने में, टू नो अबाउट ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स नहीं लिखेंगे, ऑर्गेनिज्म लिखेंगे, टू नो अबाउट ऑर्गेनिज्म, to know about organism and also about relationship relationship among them। उनके बीच की रिलेशनशिप क्या है उसे भी जानना था। ठीक है। जैसे कि जैसे कि स्कूल है, ओके, स्कूल में तो टीचर्स होते हैं, नॉर्मली टीचर्स होते हैं। तो अब टीचर्स को क्या है, टीचर्स को प्यास लगी है, तो वो अब उठ के पानी पीने थोड़ी ना जाएगा, पानी पीने तो जाएगा नहीं, क्योंकि अगर पानी पीने जाएगा तो क्लास डिस्टर्ब होगी। तो उसके लिए क्या किया गया, एक अलग ब्रांच बना दी गई, ब्रांच इन द सेंस डिपार्टमेंट बना दिया गया, जिस डिपार्टमेंट में 5 लोग रख दिए गए, 5 पर्सन रख दिए गए, जिनका काम था पानी पिलाना, जिन्हें प्यून बोला गया। तो टीचर ने बोला कोई है रामू नाम का, रामू भैया पानी पिला दीजिए, और उस डिपार्टमेंट का आदमी गया, पानी लेके आ गया, क्लास भी डिस्टर्ब नहीं हुई, और टीचर की प्यास भी बुझ गई, और क्लास भी आराम से चलती रही। तो ये अलग डिपार्टमेंट बना दिया गया। इसीलिए सेम इसी तरह जब इंसान को जानना था बिटवीन द रिलेशन, अबाउट द रिलेशनशिप अमंग ऑल द ऑर्गेनिज्म, तो इसके लिए एक नई ब्रांच ही बना दी गई कि इस ब्रांच में हम इस चीज़ की स्टडी करेंगे। किस चीज़ की स्टडी करेंगे, रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिज्म। उसे क्या बोला गया, सिस्टमेटिक्स बोला गया। क्या बोला गया,
सिस्टमेटिक्स बोला गया, वही इसमें राइट डाउन है। लो, ये भी खो गया। ओके, जो स्लाइड है हमारी, कितनी स्लाइड्स हैं हमारी? 27 स्लाइड्स हैं, अभी हम 16th ऑफ स्लाइड पे हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। तो उसे क्या बोला गया? सिस्टमेटिक्स बोला गया। वो जो ब्रांच बनाई गई जिसमें हम रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसको क्या बोला गया? सिस्टमेटिक्स बोला गया। ये जो सिस्टमेटिक वर्ड है वो लैटिन वर्ड से डिराइव है, जिसका लैटिन वर्ड के सिस्टेमा वर्ड से डिराइव है, जिसका मतलब होता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। सिस्टमा का मतलब होता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो सिस्टमा नेचुरी, देखो, जब कार्ल लिनियस साहब थे, उनकी एक बुक थी जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचुरी, ये किसने लिखी थी? कार्ल लिनियस साहब ने लिखी थी। एट द टाइटल ऑफ पब्लिकेशन, इसमें सिस्टेमा नेचुरी में इन चीज़ों के बारे में मेंशन किया था। ओके, ये सिस्टमा नेचुरी किसने लिखी थी? कार्ल लिनियस साहब ने। द स्कोप ऑफ सिस्टमेटिक्स वाज लेटर enlarged to include identification, nomenclature and classification। जो सिस्टमेटिक्स था उसका वो बाद में enlargement हो गया, बाद में ब्रॉड कर दिया। क्यों ब्रॉड कर दिया गया? क्योंकि उसमें आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन भी शामिल कर दिया गया। अब ये सब किसके अंडर पढ़ा जाता है? सिस्टमेटिक्स के अंदर पढ़ा जाता है। जैसे बायोलॉजी एक साइंस की ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म और लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, सेम एज दैट सिस्टमेटिक्स भी एक ब्रांच है। सिस्टमेटिक्स क्या है? एक ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में। ओके, ओके, ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। ये कुछ टेक्सोनॉमिक, अब हम ये देखते हैं कि ऐसे क्या क्या बेसिस होते हैं, ऐसे क्या क्या चीज़ें थी जिनके बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया था। कैसे देखते हैं? जैसे हम अभी क्या देखते हैं, जैसे कि फिर से हम भाई स्कूल वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे इजी एग्जाम्पल है हमारा स्कूल वाला, क्योंकि हम सभी स्कूल से ही हैं तो हमें स्कूल की बातें जल्दी समझ में आ जाती हैं। ओके, ठीक है। तो टेक्सोनॉमिक हायरार्की, टेक्सोनॉमिक हायरार्की बोलते हैं इसे। टेक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होती हैं? जैसे एक स्कूल की बात करें तो स्कूल में क्या होते हैं? छोटे से रूम होते हैं जिनमें होते हैं स्टूडेंट्स। छोटे से रूम नहीं होते हैं, बड़े से क्लासरूम्स होते हैं। ये है क्लासरूम, क्लासरूम्स होते हैं। ठीक है, उसमें क्या होते हैं? स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स से ऊपर क्या होते हैं? टीचर्स होते हैं। स्टूडेंट से ऊपर क्या होते हैं? टीचर्स होते हैं। टीचर्स के ऊपर क्या होते हैं? एचओडी वगैरह होते हैं ना, एचओडी। एचओडी होते हैं, या क्लास से क्लास टीचर्स भी होते हैं, क्लास टीचर्स होते हैं, वो टीचर्स से तो ऊपर ही रहते हैं। उसके बाद आते हैं प्रिंसिपल साहब। प्रिंसिपल साहब कॉलेज में, स्कूल में सबसे ऊपर। फिर इनसे भी ऊपर एक लोग आते हैं जिनका नाम है मैनेजर साहब। कौन से साहब? मैनेजर साहब, ये आते हैं सबसे ऊपर। ये एक हायरार्की हो गई एक तरह से। ये एक तरह से हायरार्की हो गई। सबसे नीचे कौन है? स्टूडेंट्स हैं, सबसे छोटे। उसके बाद टीचर्स आते हैं, फिर एचओडी या क्लास टीचर वगैरह आते हैं। क्लास में टीचर से ज़्यादा तो इनका रोला होता ही है, होता है ना। फिर उसके बाद आते हैं प्रिंसिपल साहब। प्रिंसिपल साहब आते हैं। उसके बाद आते हैं सबसे लास्ट में मैनेजर। ये हैं मालिक, ये हैं स्कूल के मालिक। इनके आगे कोई नहीं। स्कूल के कर्ता धर्ता कौन है? मैनेजर साहब। ओके, सेम एज दैट इसमें हायरार्की है। जैसे हम एक ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन है, हमारा एक जीनस है, जैसे होमोसैपियंस। होमोसैपियंस हमारा साइंटिफिक नेम है। ओके, सेम एज दैट ह्यूमन। ह्यूमन हमारी स्पीसीज है, यानी कि सैपियंस हमारी स्पीसीज हो गई। फिर हमारा जीनस आएगा। ठीक है, हम एक जीनस से रिलेटेड होंगे जैसे कि होमो। फिर उसके बाद हमारी एक फैमिली होगी, फैमिली। उसके बाद हमारा एक ऑर्डर होगा। ओके,
फिर उसके बाद हमारी एक अलग क्लास होगी, ठीक है। उसके बाद हमारा एक अलग फाइलम होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा एक अलग किंगडम होगा, फाइलम एंड देन किंगडम। ये होती है टेक्सोनॉमिक हायरार्की। ये सही से लिखी नहीं है, मैं दूसरी स्लाइड ले लेता हूँ, उसमें बता देता हूँ। सबसे नीचे होती है स्पीसीज, स्पीसीज, ओके। उसके ऊपर होता है जीनस, उसके ऊपर होता है हमारा फैमिली, उसके ऊपर ऑर्डर, उसके ऊपर क्लास, उसके ऊपर फाइलम, फाइलम और डिवीजन। डिवीजन क्या होता है? डिवीजन जो होता है वो प्लांट्स में कंसीडर किया जाता है, प्लांट्स में कंसीडर किया जाता है। और फाइलम एनिमलिया में, फाइलम एनिमलिया में कंसीडर करते हैं। उसके ऊपर होता है किंगडम, ठीक है, किंगडम, ओके। ये होती है हमारी हायरार्की, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या होती है? Classification is not a single step process but involves hierarchy of steps in which each step represent a rank or category, जिसे हम टेक्सॉन बोलते हैं, जिसे हम टेक्सॉन बोलते हैं। ये याद रखिएगा, रैंक और कैटेगरी को क्या बोलते हैं? टेक्सॉन बोलते हैं। Since the category is part of overall taxonomic arrangement, this is called taxonomic category, and all categories together constitute taxonomic hierarchy. Each category refers to a unit of classification, in fact, represents a rank and commonly termed as taxon. ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। ये सब उसी के बारे में दिया हुआ है। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहली टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में, जिसका नाम है स्पीसीज। स्पीसीज इज द स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो लार्जेस्ट कौन होगा? लार्जेस्ट होगा किंगडम, लार्जेस्ट होगा किंगडम, ओके। स्मॉलेस्ट होता है की, लार्जेस्ट होता है किंगडम, ओके, ठीक है। सो आज की क्लास में इतना ही रहने दें। अभी कितनी स्लाइड्स बची हैं हमारी? अभी हम 19 स्लाइड पे हैं, इसके बाद बचती है हमारी 20, 21, 22। थोड़ा सा ही है, पढ़ा देंगे। आई थिंक ये कवर हो जाएगा, ये बहुत ही सिंपल सा है, इजी सा भी है, तो जल्दी कवर हो जाएगा, ओके, ठीक है। तो जो स्पीसीज होती है वो सिंपलेस्ट या स्मॉलेस्ट कैटेगरी होती है, ओके। नेम का जो सेकेंड वर्ड होता है वो स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि टेक्सोनॉमिक स्टडीज कंसीडर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म with fundamental similarities as a species. One should be able to distinguish one species from other closely related species based on distinct morphological difference. हम species को कैसे differentiate कर सकते हैं? मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंशिएट कर सकते हैं स्पीसीज को। मॉर्फोलॉजिकल मतलब दूर से ही देख के। जैसे एक स्पीसीज है कैट, एक स्पीसीज है डॉग, एक स्पीसीज है कैट, एक स्पीसीज है डॉग। क्या हम इन दोनों स्पीसी को दूर से देख के ही क्या हम इन स्पीसी को देख के, दूर से ही देख के डिफरेंशिएट कर सकते हैं? कर सकते हैं ना, ऑफ कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि दूर से ही देख के उसे एक बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकली। मॉर्फोलॉजिकली मतलब उनकी बॉडी स्ट्रक्चर देख के, उनके बॉडी कैसी बनी हुई है, कलर कैसा है और कितने पैर हैं, ऐसे करके सब देख के डिफ्रेंशिएट कर देते हैं ऐसे दूर से ही। उसी को बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकली। तो स्पीसीज को हम मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, मतलब देख के पहचान सकते हैं ये एक अलग स्पीसी है, ये एक अलग स्पीसी है। जैसे एक कैट है और एक डॉग है, उसे हम देख के बता देते हैं अरे ये तो कुत्ता है, ये तो एक बिल्ली है, बता देते हैं ना। ऐसी स्पीसी को हम क्या कर सकते हैं? डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। लेटस मैंजिफेरा इंडिका सोलेनम ट्यूब्रोसम। मैंजिफेरा इंडिका क्या होता है? आम होता है, आम। सोलेनम ट्यूब्रोसम क्या होता है? आलू होता है, आलू, ठीक है। इन सबको हम देख के ही पहचान सकते हैं, ओके। ऑल थ्री नेम्स इंडिकस इंडिका, ट्यूब्रोसम एंड लियो, जो सेकेंड वर्ड होते हैं इंडिका, ट्यूब्रोसम एंड लियो, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? स्पेसिफिक एपिथेट को। किसको?
स्पेसिफिक एपिथेट को, स्पेसिफिक एपिथेट मतलब स्पीसीज, while the first word Mangifera सोलेनम एंड पैंथेरा इंडिकेट करता है इनके जेनरा को रिप्रेजेंट्स अनदर हायर लेवल ऑफ टेक्सॉन ऑफ और कैटेगरी। जो स्पीसीज होती हैं, स्पीसीज से जैसे 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 हम ऊपर बढ़ते जाते हैं, स्पीसीज से जीनस में जाते हैं, फिर फैमिली में जाते हैं, फिर ऑर्डर में जाते हैं, फिर क्लास में जाते हैं, तो जो नीचे वाली होती है वो लोअर कैटेगरी होती है, स्मॉलर कैटेगरी होती है, उससे ऊपर ऊपर जाते जाएंगे हायर कैटेगरी बोलते जाते हैं, उसे बोलेंगे हायर कैटेगरी। ओके, तो जो जीनस होता है वो स्पीसीज से हायर कैटेगरी होता है, स्पीसीज लोअर कैटेगरी होती है, जीनस हायर कैटेगरी होती है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। फॉर एग्जांपल पैंथेरा हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट लाइक टिग्रिस सोलेनम इंक्लूड्स। देखो, जैसे पैंथेरा है, पैंथेरा लियो भी होता है, पैंथेरा टिग्रिस भी होता है, तो जो सेकेंड वर्ड होता है स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर देता है, तो हम पहचान जाते हैं। ठीक, अभी आगे पढ़ोगे तो और समझ में आ जाएगा। जीनस आता है, सेकेंड होता है जीनस होता है। जीनस कंप्राइजेस रिलेटेड स्पीसीज। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे अभी हमने स्पीसीज के बारे में पढ़ा, जीनस के बारे में पढ़ेंगे, फैमिली के बारे में पढ़ेंगे, क्लास के बारे में पढ़ेंगे। जो जीनस होगा वो रिलेटेड स्पीसीज को का कंप्राइज होगा। जो जीनस बना होगा वो कई सारी रिलेटेड स्पीसीज को लेकर चलेगा। जो फैमिली होगी उसमें कई सारी रिलेटेड जीनस होंगी। फिर जो क्लास होगी उसमें कई सारी रिलेटेड फैमिलीज होंगी। जैसे 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 ऊपर बढ़ते जाएंगे उसके जस्ट नीचे वाला कई सारे रिलेटेड फॉर्म में होंगी। ओके, इतना समझ गए? वेरी गुड। हाँ, ग्रुप जीनस जो होता है वो ग्रुप होता है रिलेटेड स्पीसीज का विच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीसीज टू अदर जेनेरा। इसमें मोर कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं इन कंपैरिजन टू स्पीसीज। ओके, वी कैन से दैट, हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीसीज बट बोथ बिलोंग टू जीनस सोलेनम। ये जो पोटैटो है और ब्रिंजल है, ये अलग अलग स्पीसीज हैं, डिफरेंट स्पीसीज हैं, पर इनका जो जीनस है वो सेम है। क्या होता है इनका जीनस? इनका जीनस होता है सोलेनम। सोलेनम, इनका दोनों का जीनस एक ही होता है। ठीक है, पर स्पीसीज क्या है? अलग है। नेक्स्ट पे आते हैं। जैसे होता है लायन होता है, लियोपार्ड होता है एंड टाइगर होता है। इनका जो जीनस होता है वो होता है पैंथेरा। क्या होता है? पैंथेरा। लायन का भी पैंथेरा, लियोपार्ड का भी पैंथेरा, टाइगर का भी पैंथेरा। लायन का होता है पैंथेरा लियो, लियोपार्ड का होता है पैंथेरा पार्डस, टाइगर का होता है पैंथेरा टिग्रिस। तो इनकी स्पीसीज अलग है पर जीनस क्या है? सेम है। यानी एक जीनस कई सारी स्पीसीज को कंबाइन करके रखता है। ओके, उसी के बाद आता है दिस जीनस डिफर फ्रॉम अनदर जीनस फेलिस व्हिच इंक्लूड कैट्स। ये जो है वो जो फेलिस होता है एक जीनस होता है जिसमें कैट्स आती हैं, वो इसको इससे डिफरेंट होता है, क्योंकि जो अलग अलग जीनस हैं वो तो डिफरेंट ही रहेंगे। जीनस जो होता है कई सारी स्पीसीज को लेता है लेकिन दूसरे जनरल से अलग होता है। नेक्स्ट पे आते हैं फैमिली। फैमिली में सेम वही होता है, ये ग्रुप के ऊपर की कैटेगरी है और ये होता है ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। इसमें रिलेटेड जेनरा होते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स देख लेते हैं। एक फैमिली होती है सोलानेसी, सोलानेसी जिसमें कौन कौन से जनरा आते हैं? जनरा सोलेनम, जनरा पेटोनिया एंड डेटूरा। ये सारे जब जनरा आपस में मिलते हैं तब कौन सी फैमिली बनती है? सोलानेसी। अब अगर एनिमल्स की बात करें तो अलग अलग जो जीनस होते हैं, फेलिस जो होता है वो फेलिस और पैंथेरा, जो अलग अलग जेनरा हैं फेलिस और पैंथेरा, ये जब मिलते हैं तो कौन सी फैमिली बनती है? फेलिडी। फेलिडी जो एक फैमिली है उसमें कई तरह के जेनरा आपस में मिले हुए हैं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं ऑर्डर। ऑर्डर जो होता है वो ग्रुप होता है रिलेटेड, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। कौन कौन सी फैमिलीज? ठीक है, देखते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं इसके। देखो, ये फैमिलीज हैं कन्वोल्वुलेसी एंड सोलोनेसी। ये इंक्लूड करते हैं पॉलीमोनियल्स में। पॉलीमोनियल्स क्या है? एक ऑर्डर है जिसमें कौन कौन सी फैमिलीज होती हैं? कन्वोल्वुलेसी एंड सोलानेसी।
ये क्या होता है, एक ऑर्डर होता है, ठीक है। ऑर्डर में क्या होता है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज होती हैं, ठीक है। एक ऑर्डर होता है कार्निवोरा, एनिमल्स की बात करें तो ऑर्डर होता है कार्निवोरा, जिसमें दो तरह की फैमिलीज आती हैं, पहली फेलिडी, दूसरी कैनिडी, ओके। पहली फेलिडी, दूसरी कैनिडी। नेक्स्ट पे आते हैं क्लास। क्लास इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर, रिलेटेड ऑर्डर, इसमें क्या होते हैं, ये ग्रुप होता है रिलेटेड ऑर्डर्स का। जैसे कि एक ऑर्डर है प्राइमेटा, ठीक है। प्राइमेटा कंप्राइजेस मंकी, गोरिल्ला एंड गुबल इज प्लेस इन मैमलिया। जो प्राइमेटा है वो मैमलिया में रखा है, किसके किसके साथ, प्राइमेटा और कॉर्निवोरा। प्राइमेटा एक और प्राइमेटा एक ऑर्डर है, कार्निवोरा भी एक ऑर्डर है, ये दोनों काहे में रखे गए, मैमलिया में। मैमलिया क्या है, एक क्लास है, ओके। जो क्लास है वो ग्रुप होता है रिलेटेड ऑर्डर्स का, ओके, ठीक है। देन आता है फाइलम। फाइलम जो होता है वो ग्रुप होगा रिलेटेड, क्या था, सॉरी कहाँ पे आ गया, Shit. ओके, क्लास के बारे में हमने पढ़ा था ना, इसके बाद हम पहुंचे थे फाइलम पे। फाइलम जो होता है वो ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस का, क्लासेस का, ओके। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं, कौन कौन सी क्लासेस होती हैं। ऑल बेस्ड ऑन काउंट फीचर्स लाइक नोटोकॉर्ड, हाँ इसमें जैसे हम देखते हैं एम्फीबियंस होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, बर्ड्स अमॉन्ग व्हिच मैमल्स कॉन्स्टिट्यूट नेक्स्ट हायर कैटेगरी कॉल्ड फाइलम। ऑल ऑल दीज बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोका। देखो फाइलम में क्या होता है, वो ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास का होता है। जैसे अभी बात की जा रही है फाइलम कॉर्डेटा की, फाइलम कॉर्डेटा को किसके अकॉर्डिंग रखा गया था ये इसमें बताया जा रहा है। जितने भी फाइलम कॉर्डेटा के ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें नोटोकॉर्ड होती है, और एक डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम होता है। एक नोटोकॉर्ड होती है और एक डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम होता है, उसके अकॉर्डिंग फाइलम कॉर्डेटा को डिवाइड करते हैं, ओके। तो जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो फाइलम होता है उसको डिवीजन बोलते हैं, उसमें फाइलम नहीं बोलते हैं, उसमें हम डिवीजन बोलते हैं। फिर नेक्स्ट पे आता है किंगडम। किंगडम इज द लार्जेस्ट कैटेगरी, लार्जेस्ट कैटेगरी, और ये क्या होती है, ग्रुप ऑफ, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइलम और डिविजन्स, फाइलम्स और डिवीजन। ये जो किंगडम होता है वो ग्रुप होता है अलग अलग रिलेटेड फाइलम्स का और डिविजन्स का, ओके। जैसे किंगडम प्लांटी होता है, किंगडम एलिमलिया होता है, ये हाईएस्ट कैटेगरीज होती हैं, इनसे ऊपर कुछ नहीं होता है, ओके। अब इस चैप्टर में कुछ बचा हुआ है, हाँ इसमें दिया हुआ है एक चार्ट, एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है, आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं। मैं एक बार बता देता हूँ। होमोसैपियंस होते ये होते हैं ह्यूमन, ये होती है हाउस फ्लाई, मैंगीफेरा इंडिका ये होता है मैंगो, ट्राइडिकम एस्टिवम ये होता है व्हीट। तो ह्यूमन के बारे में, ह्यूमन का बायोलॉजिकल नेम होता है होमोसैपियंस। इसका जीनस होमो होता है क्योंकि फर्स्ट वर्ड जीनस होता है, सेकेंड वर्ड होता है स्पीसी। इसकी फैमिली क्या होती है, होमोनिडी होती है, ऑर्डर होता है प्राइमेटा, क्लास होती है मैमलिया, और फाइलम क्या होता है, कॉर्डेटा। और बगल में कुछ है नहीं है, नो प्रॉब्लम। इसका जो कहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका जो किंगडम होगा वो होगा एनिमलिया, ओके, क्योंकि ये एनिमल है। नेक्स्ट पे आते हैं हाउस फ्लाई है। हाउस फ्लाई का होता है बायोलॉजिकल नेम मस्का डोमेस्टिका, जीनस मस्का, फैमिली म्यूसडी, ऑर्डर डिप्टेरा होता है, क्लास होती है इंसेक्टा, और फाइलम होता है ऑर्थोपोडा, और किंगडम होता है एनिमलिया। नेक्स्ट पे आते हैं मैंगो पे आते हैं। साइंटिफिक नेम होता है, बायोलॉजिकल नेम होता है मैंजिफेरा इंडिका, जीनस होता है मैग्नीफेरा, मैंगीफेरा,
फैमिली होती है एनाकार्डियेसी, ऑर्डर होता है सेपेंडेल्स, क्लास होती है डाइकोटिलेडानी, और फाइलम इसका जो डिवीजन होता है वो एंजियोस्पर्म में होता है, और जो किंगडम होता है वो होता है प्लांटी, किंगडम प्लांटी होता है। और जो लास्ट आता है दिया हुआ है व्हीट, व्हीट मतलब गेहूँ। इसका बायोलॉजिकल नेम होता है ट्राइटिकम एस्टिवम, जीनस होता है ट्राइटिकम, फैमिली होती है पोएसी, ऑर्डर होता है पर्ल्स, क्लास होती है मोनोकॉटिलेडॉन्स, एंड डिवीजन होता है एंजियोस्पर्म, एंड जो किंगडम होता है वो होता है प्लांटी, प्लांटी। ओके, बस यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। एंड thanks to watch full class, and for further videos subscribe this channel। ओके, बस पढ़ते रहें, खुश रहें। ओके, बाय बाय।